नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वेब्स 2025 समिट का किया उद्घाटन। भारत को बताया डिजिटल मनोरंजन का भविष्य। कहा भारत बनेगा ग्लोबल मीडिया और इनोवेशन हब। समिट से खुलेगा $50 बिलियन का बाजार। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर संजय राउत का वार। शोक में नहीं है मोदी, कर रहे हैं मनोरंजन। पहलगाम हमला इंसानियत पर वार। कश्मीरियों को सबसे बड़ा नुकसान। फारूक अब्दुल्ला ने लगाया सुरक्षा चूक का आरोप। बोले पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो भारत भी तैयार। शहीद विनय की पत्नी हिमांशी नरवाल की अपील। मुस्लिमों को निशाना न बनाए, गुनहगारों को मिले सजा। पति विनय के जन्मदिन पर बोली देशभक्ति के रास्ते पर चलूंगी, नफरत नहीं एकता चाहिए। जाति जनगणना विपक्ष के दबाव में नहीं, मोदी सरकार का स्वतंत्र फैसला। बोले रामदास अठावले। राहुल गांधी झूठा श्रेय लेने की कर रहे हैं कोशिश। शरबत जिहाद टिप्पणी पर हाईकोर्ट सख्त। बाबा रामदेव को पेश होने का आदेश। रूअफ़ज़ा विवाद में कोर्ट ने लगाई फटकार। अवमानना नोटिस की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी आज से 3 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के अपनी तरह के पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 यानी वेब्स का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। समिट की थीम थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज पर आधारित है, जो वैश्विक रचनाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। वेब्स का लक्ष्य 2029 तक $50 बिलियन का बाजार खोलना है, जिससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति का विस्तार होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर जाएंगे। केरल में पीएम मोदी 8,900 करोड़ की लागत से बने विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर पोर्ट का उद्घाटन करेंगे और फिर आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और आइए सुनते हैं कि वेब्स के उद्घाटन कार्यक्रम में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। दुनिया के कोने कोने से जुड़े क्रिएटिव वर्ल्ड के सभी दिग्गज, विभिन्न देशों से पधारे इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आर्ट एवं कल्चर विभागों के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूत, दुनिया के कोने कोने से जुड़े क्रिएटिव वर्ल्ड के चेहरे, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों। साथियों, आज यहाँ मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए हैं। एक तरफ से आज यहाँ ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। राउत ने सवाल उठाया है कि जब कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान गई, जिसमें 6 महाराष्ट्र के थे, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री को शोक मनाना चाहिए था, न कि मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था। राउत ने आगे ये भी कहा कि शहीदों के परिजन अभी भी रो रहे हैं और प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में प्रवचन देने आ रहे हैं। यही इनकी किस तरह की देशभक्ति है। प्रधानमंत्री ने आज भी देश में शोक का माहौल है। महाराष्ट्र में भी शोक है। महाराष्ट्र में भी 6 लोग मारे गए। तो हमें लगा 6-7 दिन तक प्रधानमंत्री शोक में डूबे रहेंगे। देश पर हमला है, हिंदुओं पर हमला है। आज भी हमारे कानों में वो परिवारों का आक्रोश गूंज रहा है, तो खून के धब्बे हमारे आंख में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तुरंत बिहार में प्रचार को गए और आज मुंबई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग हमें देशभक्ति के पाठ पढ़ा रहे हैं।
ये 4 दिन नहीं रुक सकते। आज भाषण देंगे पहलगाम के ऊपर, आज बड़ा भाषण हमको सुनना है। सिर्फ इतना ही नहीं, राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के वर्षा बंगले में प्रवेश को लेकर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सागर बंगलों ने बेटी को 92.6% दिलाए। अब देखते हैं वर्षा बंगलों में क्या चमत्कार होता है। गुवाहाटी से लाए गए जादुई सींग को लेकर भी राउत ने तंज कसा और कहा कि अब वो सींग विसर्जित हो गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गुवाहाटी में मंदिर से कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं और वे जल्द ही जनता के सामने उनका खुलासा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को इंसानियत पर हमला बताते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने इसे सुरक्षा और खुफिया तंत्र की चूक करार देते हुए कहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, इसलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अब्दुल्ला ने अपने बयान में इस बात पर भी चिंता जताई कि पहले से ही कुछ राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ उन्हें खत्म कर देना चाहिए जैसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं और ऐसे हमले उस सोच को और बल देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हिंदुस्तान भी तैयार है। हमने पीएम मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। हमारे पास भी न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन भारत कभी पहला हमला नहीं करता। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जानता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी अफसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने देशवासियों से गहरी और जरूरी अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें गुनहगारों को सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को और कश्मीरियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये बात हिमांशी ने अपने शहीद पति की जयंती पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान कही, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। भावुक लेकिन साहसिक स्वर में हिमांशी ने कहा, मैं भी अपने पति के दिखाए देशभक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ूंगी। हमें नफरत नहीं, सेवा और एकता की जरूरत है। आपको बता दें कि हिमांशी और विनय की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर विनय नरवाल की हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले में कुल 27 निर्दोष लोगों की जान गई थी। ब्लड डोनेशन कैंप में मौजूद विनय की बहन सृष्टि ने भी भावुक शब्दों में लोगों का आभार जताया और कहा, हमने भाई को खोया है, अब दूसरों की जान बचाने का संकल्प लिया है। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood All of us are going to blood donate. कल विनय नरवाल का बर्थडे है, which is on 1st of May, and it is my humble request to everyone who can make it to the camp and who is physically fit और जो सही है और वो जो ब्लड दे सकते हैं वो प्लीज़ आइए। महाराजा अग्रसेन भवन जो कि सेक्टर 8 में है, वहाँ पर आइए। 9:30 से 2 बजे तक है ये कैंप, और अगर हम किसी की जान बचा पाए तो ये बहुत बड़े कॉज के लिए, तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। मोदी सरकार के फैसले का पक्ष और विपक्ष सहित सभी पार्टियों ने स्वागत किया है। मोदी सरकार के फैसले के बाद विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया है। श्रेय लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की मांग और दबाव में लिया फैसला बता रही है। वहीं केंद्र सहित महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति की सहयोगी आरपीआई आठवले गुट के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया है और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है।
वहीं विपक्ष द्वारा श्रेय लेने की होड़ और कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के दबाव के चलते जाति जनगणना लेने के फैसले के बयान का रामदास अठावले ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा खुद पहले से ही जाति जनगणना की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के फैसले से समाज के निचले तबके को फायदा मिलेगा। अब माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले से सारा देश खुश है। ये निर्णय ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना करने का निर्णय लिया है। और जाति के आधार पर जनगणना करने का निर्णय लेने से हर जाति का कितना परसेंटेज है, हर जाति में कितना डेवलपमेंट हुआ, हर जाति के कितने लोगों को नौकरी मिली है, हर जाति के कितने लोगों का जमीन है, हर जाति में कितने लोग उद्योग क्षेत्र में है, तो इसकी पूरी जानकारी अपने को मिलेगी और उस जाति के डेवलपमेंट के लिए सरकार को कदम उठाने के लिए आसान होगा। इसीलिए जाति के आधार पर जनगणना से देश का बहुत बड़ा फायदा है। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा भी है, तो सबका विकास करने के लिए इस सेंसस का बहुत अच्छा उपयोग होगा। इसी तरह मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये निर्णय बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है और कांग्रेस के कार्यकाल में निर्णय नहीं हुआ था। कांग्रेस 75 साल तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी जाति के आधार पर जनगणना करने का निर्णय लिया नहीं। लेकिन पहले से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो सेंसस है वो होता था, लेकिन बाकी की जातियों का ओबीसी और जनरल कैटेगरी का सेंसस नहीं होता था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कदम उठाया है और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। इसका क्रेडिट राहुल गांधी या अपोजिशन में लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांग किया इसलिए सरकार ने किया, बिल्कुल नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2010 में अपने देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि जाति के आधार पर जनगणना करेगी, लेकिन उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया था। आखिर में माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को निर्णय लेना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को रूह अफ़ज़ा पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई है। दरअसल बाबा रामदेव ने पतंजलि के एक शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा पर शरबत जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में उन्होंने ये दावा भी किया था कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है, जबकि पतंजलि के उत्पाद गुरुकुल और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे सरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस सरबत जिहाद से बचाना है। इन बयानों को लेकर हमदर्द ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने इस टिप्पणी को न केवल आपत्तिजनक बल्कि अंतर आत्मा को झकझोर देने वाला करार दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रामदेव को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन रामदेव बाबा आज भी कोर्ट में गैर हाजिर रहे। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक हलफनामा दाखिल कर ये वचन देने को कहा था कि वो भविष्य में हमदर्द के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान या प्रचार नहीं करेंगे। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने सरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो सरबत जिहाद है सो है ही। लेकिन अब उनकी लगातार गैर हाजिरी को लेकर कोर्ट का रुख और सख्त होता दिख रहा है। अब देखना होगा कि 1 मई के बाद होने वाली अगली सुनवाई में बाबा रामदेव क्या रुख अपनाते हैं और कोर्ट आगे क्या कदम उठाती है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम से जुड़ी राहत भरी खबर है। लगातार चढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के बीच अब आसमान से राहत की उम्मीद बंधी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 6 दिन तक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत के करीब 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं आज और कल यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को आंधी तूफान और बूंदाबांदी की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शनिवार से तापमान में फिर से मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन रविवार से लेकर अगले हफ्ते तक तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। अभी के लिए अच्छी खबर ये है कि लू चलने की कोई आशंका नहीं है और मौसम में ये बदलाव राजधानी और आसपास के लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर देगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में 65वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी को महाराष्ट्र दिवस की भी शुभकामनाएं दी और 65वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर पुणे सिटी पुलिस मुख्यालय परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं राज्य के निर्माण में 65वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अंग्रेजी और मराठी में पोस्ट किया। भारत के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई, जिसने हमेशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कोई महाराष्ट्र के बारे में सोचता है तो उनका गौरवशाली इतिहास और लोगों का साहस हमारे दिमाग में आता है। राज्य प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है और साथ ही अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। राज्य की प्रगति के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की प्रगति में गुजरात और महाराष्ट्र के योगदान की तारीफ की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, संस्कृति और धरोहर से संपन्न महाराष्ट्र असाधारण लोगों का घर है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुए। आज महाराष्ट्र दिवस है। हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र में 65वां महाराष्ट्र दिवस बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 105 हुतात्माओं को याद करते हुए मुंबई स्थित हुतात्मा चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी भी दे डाली। सबसे पहले तो सभी को महाराष्ट्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को कामगार दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ने की काम हुआ, उस समय जिन्होंने हुतात्मा लिया, जिन शाहिरों ने उस समय जो है बड़े आघाड़ी से काम किया, उन सभी को मैं यहाँ से जो है वो नमन करना चाहती हूँ। चाहे अमर शेख, शाहिर अमर शेख रहे, चाहे अन्ना भाऊ साठे साहब रहे, शायर लोक शायर, इनको भी मैं यहाँ पे जो है अभिवादन करना चाहती हूँ। और जिन 106 हुतात्माओं ने इस महाराष्ट्र को संयुक्त महाराष्ट्र करने के लिए जो हुतात्मा पद करा है, उनको मैं यहाँ से उनके लिए यहाँ पे मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ और उनको मैं नमन भी करना चाहती हूँ। ये महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र रहे, इस महाराष्ट्र में जो है इसकी प्रगत और पुरोगामी प्रतिमा रहे, इसीलिए सबने काम किया है। कामगार दिन की भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि कामगार जो है इस देश का सबसे बड़ा जो है वो जैसा हम कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर जो है पृथ्वी है,
उसे न समझते हुए कामगार के हाथ के ऊपर पृथ्वी बसी है, ये महाराष्ट्र का कहना है। और जो कामगार पूरे आगे लेके जाने का काम करता है पूरे शहर को, पूरे देश को, उस कामगार को मैं आज यहाँ से जो है कामगार दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और अपेक्षा यही करती हूँ कि संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट चली, मंगल कलश लेके जो आदरणीय हमारे पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान साहब आए, उसी को लेके हम आगे चले और अपेक्षा करती हूँ ये संयुक्त महाराष्ट्र रहे। बहुत सारे लोगों का जो है ये सोच है कि संयुक्त महाराष्ट्र को तोड़ने के लिए अलग अलग कोशिशें होती है, उस कोशिशों को हमेशा हमने नाकाम किया है, आने वाले दिन में भी हम नाकाम करेंगे, यही हम यहाँ से निर्धार करके जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी हुतात्मा चौक पर पहुंचे और महाराष्ट्र की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हुतात्माओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सुप्रिया सुले ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखते हुए पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार के हर निर्णय पर साथ होने की अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। बिल्कुल ही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मांग ही थी ना। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, हमारे सहकारी हमारे भाई अमोल कोल्ले जी, मैं खुद, हम सब ने बहुत बार संसद में या रास्ते में आंदोलन करके मांग की है। तो हमारी जो मांग है वो पूरी, देर न हुई, देर आए दुरुस्त आए। हमने वायदा किया है केंद्र सरकार को और वो सही है कि इंडिया अलायंस इस मामले में भारत सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। और मेरे ख्याल से इसीलिए हम सब ने जो भी हम कैमरा पे, टीवी पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे बोले, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और एक जिम्मेदार सांसद होने के कारण मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ, तो जिम्मेदारी हम पे ज्यादा होती है। तो इस मामले में जो भारत सरकार निर्णय लेगी उसके साथ हम पूरी ताकत से। 1 मई महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धुले शहर के पुलिस मुख्यालय मैदान में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के पालक मंत्री और राज्य के विपणन एवं प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल ने ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जय कुमार रावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जाति निहाय जनगणना के निर्णय का स्वागत किया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय वेब्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए वैश्विक मंच पर एक सुनहरा अवसर है, जिससे राज्य को नई दिशा और नई पहचान मिलेगी। कल देश में सदियों से, दशकों से जिस चीज़ की मांग हो रही थी कि जात निहाय गणना होनी चाहिए, उसके माध्यम से आंकड़े सामने आने चाहिए और वो एक महत्वाकांक्षी निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय, माननीय हमेशा की तरह देश के हित में जो भी बड़े कदम हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वो निर्णय लिया है, केंद्र की सरकार ने लिया है और इसके माध्यम से आसाम से लेकर द्वारका तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो देश में किन किन जाति है, किन किन आंकड़े, इस सब का हमें पता चलने वाला है। कई दशकों से इस चीज़ की मांग थी। जो गरीब तबका है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उन सबको इस माध्यम से जब आंकड़े सामने आएंगे उसके माध्यम से न्याय और नीति मिलता रहेगा। और इसीलिए एक उत्साह का वातावरण, एक अभिनंदन का वातावरण पूरे देश में है कि माननीय मोदी जी ने ये ऐतिहासिक कदम लिया। मैं धुले जिला की ओर से उनका विनम्र अभिनंदन करता हूँ और हमारे सभी वंचित घटकों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र की शिरडी वो पुण्य भूमि जो साईं बाबा की श्रद्धा और सबरी की मिसाल है। आज वहीं से एक और मिसाल सामने आई है सामाजिक एकता, सेवा और प्रेम की। शिरडी में साईं सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह का सबसे बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जहां विभिन्न धर्मों के सैकड़ों जोड़े एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का बंधन बांधते नजर आए। इस नेक पहल की शुरुआत साल 2001 में शिरडी के पूर्व मेयर कैलाश बापू कोते ने की थी। अब तक इस मंच में 2465 से ज्यादा शादियां संपन्न हो चुकी हैं। सामूहिक शादी के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधा कृष्ण बीखे पाटिल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल हुए। बढ़ती महंगाई के दौर में जब एक आम इंसान के लिए शादी कराना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में ये पहल जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी की जरूरी वस्तुएं भी ट्रस्ट की ओर से दी जाती हैं। 2001 से चालू किया सामुदायिक विवाह 16 में 2465 लोगों का विवाह संपन्न हुआ है। हिंदू जो लोगों ने शादी किया है 1900 लोगों ने वहाँ शादी किया है और उसमें अंतर्जातीय जो विवाह है उसमें कुछ 400 लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह संपन्न किया है और उसमें मुस्लिम 74 लोगों ने आधे तक शादी किया है। खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक अभिनेत्री होने के अलावा कंगना रनौत एक राजनेता भी हैं। कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं। अब कंगना दिल्ली के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ गया है, जिसमें अभिनेत्री सिर पर कलश रखे अपने बंगले में प्रवेश करती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कंगना रनौत सफेद और लाल रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं। साथ ही वो अपने सिर पर कलश रखकर नए घर में प्रवेश कर रही हैं। नए घर में प्रवेश करने के बाद कंगना ने पूजा अर्चना भी की। कंगना ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर MP हाउस में कदम रखा है। कंगना के बंगले की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कंगना का ये सरकारी बंगला कोई आम आवास नहीं है, बल्कि 100 साल पुराना है, जिसे शाही लुक दिया गया है। अक्षय कुमार की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट की झलक दिखाई गई है। फिल्म में अक्षय के अलावा अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फारूकी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, रंजीत से लेकर और भी कई कलाकार कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे। हाउसफुल 5 की तारीफ भी हो रही है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी टीजर की तारीफ की है। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म हाउसफुल 5 का टीजर शेयर किया। उन्होंने निर्देशक और निर्माता को बधाई देते हुए पोस्ट में लिखा और कहा कि ये काफी मजेदार लग रहा है। प्रियंका ने इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। हाउसफुल 5 6 जून 2025 को रिलीज हो रही है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।